जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के हमारे इस लाइव चर्चा का विषय है कि क्या हम लोग सतयुग या त्रेता युग में भी किसी योनि में थे। तो जीव की गति ही यही है कि वो अनेक योनियों में भ्रमण करता है, अपने कर्म अनुसार, अपने संस्कार अनुसार, अपने कामनाओं के अनुसार। तो हम लोग थे, या इस बात में आपको डाउट है कि नहीं थे? अवश्य थे। नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है, नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है, अवश्य थे। तो इसलिए हम जो है त्रेता युग में, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो सतयुग हो। अब ये जो युग क्या है, क्या ये युग गुणों के परे हैं? जी नहीं, ये युग भी गुणों के वशीभूत हैं। यह युग भी तीन गुणों के वशीभूत चलते हैं। इन युगों का अस्तित्व, सतयुग में सतोगुण प्रधान होता है, त्रेता में तीनों ही गुण अपनी वृद्धि करते हैं, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है, और कलयुग में मुख्य रूप से तमोगुण की ही वृद्धि होती है। तो यह युग भी वैसे ही है, बस जीव भी वैसे ही रूप धारण करता है। इन युगों में जन्म लेने वाले जो लोग हैं, उस काल में, उस काल के अनुसार ही वो अपना रूप धारण करते हैं। तो यह विषय हमें समझना है। और क्या हम लोग नहीं थे? तो नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता, हम सभी थे। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में। ये तो ना जाने एक ही युग में जीवात्मा ना जाने कितनी बार जन्म ले लेता है, एक ही युग में। अब कलयुग में ही ना जाने कितने जन्म हो चुके होंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन होता ही कितने वर्ष का है? 100 वर्ष। अगर आज के टाइम में हम एवरेज पता करें तो 70-75 साल तक लोग जीवित रहते हैं। कुछ लोग 80 पार कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 80 टच करते करते वो अपना देह त्याग कर देते हैं। इन प्रेजेंट, वर्तमान में जो डेथ रेट चल रही है या मृत्यु की जो उम्र है वो है, कुछ वर्षों पहले मृत्यु की उम्र और घट गई थी, 65 वर्ष। 65 ईयर्स, 70 ईयर्स होते होते लोग अपना देह त्याग दे रहे थे, काफ़ी संख्या में। लेकिन चलो, योग, प्राणायाम और लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, उससे एक फर्क ये पड़ा है कि लोगों की उम्र बढ़ी है और लोग जो है 75 वर्ष तक तो जा रहे हैं। आज के समय में कुछ योगा करने वाले, प्राणायाम करने वाले 75 ईयर्स तक टच करते हैं और 75 साल तक वो जा रहे हैं और वहाँ उस उम्र को वो टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब इतनी ही जब 75 साल की ही जिंदगी है या 80 वर्ष ही जीना है, तो कलयुग में ही ना जाने कितने बार जन्म हो चुका आपका। कलयुग में ही आप कितने बार शरीर धारण कर चुके, और कई योनियों में। तो कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि हम, जैसे कि मनुष्य जो है, कुछ लोग कहते हैं मनुष्य मरेगा तो मनुष्य योनि में ही जाएगा, पशु योनि में नहीं जाएगा। तो मनुष्य जो है पशु योनि में भी जा सकता है। निर्भर करता है उसकी डिजायर्स, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं कहां से पूरी होंगी। जहां से उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी, जहां उसकी भावनाएं उसे ले जाएंगी, वो चला जाएगा। तो मनुष्य के शरीर में और पशुओं की शारीरिक संरचना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो सभी जीवों में समान रूप से है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के कारण अगर वो देह त्यागता है और फिर दूसरे शरीर को धारण करता है, तो वो जा सकता है, दूसरे योनि में भी वो जा सकता है, दूसरा शरीर भी वो धारण कर सकता है और करता भी है। तो यह घटना घटती है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न ये है, किस बात की कितनी संभावना है कि वो दूसरे योनियों में गमन करेगा, पशु योनि में गमन करेगा। तो इस बात की संभावना भी इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके कर्म संस्कार, उसकी जो डिजायर्स हैं, उसकी जो कामनाएं जो अपूर्ण रह गई हैं,
उसकी ऐसी कामनाएं जो अपूर्ण रह गई हैं, जो इनकम्प्लीट है, ऐसी जो कामनाएं हैं, ऐसी जो डिजायर्स हैं, ऐसी डिजायर्स जो इनकम्प्लीट हैं, ऐसी डिजायर्स जो जो कि पूर्ण नहीं हुई हैं, उनकी कितनी इंटेंसिटी है। लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर में रहने के कारण उसके अंदर मनुष्य शरीर के संस्कार हैं। तो मनुष्य शरीर के जब संस्कार हैं, तो मनुष्य शरीर में पुनः जाने की संभावना अधिक रहती है। वह दोबारा मनुष्य योनि में जाएगा, इसकी संभावना अधिक रहती है। लेकिन अगर उसके डिजायर्स या उसका जो इच्छाएं हैं या उसका जो फोकस है, उसकी जो ध्यान है, विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, संस्कारों की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो पशु योनि में ले जाने वाली होंगी तो पशु योनि में भी जाएगा। इससे यह नहीं होता कि यह बात एकदम फिक्स है कि मनुष्य मरेगा तो मनुष्य योनि में ही जाएगा, पशु योनि में नहीं जा सकता। जा सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य, ज्यादातर जो मनुष्यों की जो मृत्यु होगी, उनका दोबारा मनुष्य योनि में ही आने की संभावना अधिक होगी। आप ऐसा कह सकते हैं, दोबारा मनुष्य योनि में आने की संभावना अधिक होगी। लेकिन वो पक्का मनुष्य योनि में ही आएगा, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं होगी। या फिर दूसरे योनियों में जाने की संभावना रहेगी। वो भी निर्भर करेगा उसकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी कैसी है, किस तरह की भावनाएं, किस तरह के डिजायर्स, किस तरह की अपूर्ण कामनाएं उसकी हैं। तो वो दूसरे योनियों में भी जा सकता है और कुछ वर्ष वहां, क्योंकि दूसरे कई योनि हैं जिनकी आयु बहुत छोटी होती है, वो ज्यादा नहीं होती। एक गाय भी है तो कोई बहुत लंबी आयु गाय नहीं जीती है, ठीक है। एक कुकुर है, कुत्ता है, बिल्ली है, 15 साल 20 साल मैक्सिमम खींच के जी जाएंगे। तो अपने डिजायर्स की पूर्ति के लिए इतना समय बिताकर दोबारा मनुष्य योनि में आ सकता है, इसकी भी संभावना होती है, क्योंकि मनुष्य योनि के संस्कार तो हैं जीवात्मा में। अब जो आप देखते हैं कि कई जानवर होते हैं मंदिरों के सामने मत्था टेकते हैं। अभी पीछे में एक पशु से मिला, अभी कहीं मेरा जाना हुआ था हरियाणा में, तो उधर एक कुत्ता जो है कि हर द्वार पे जाता है और दरवाजा खटखटाता है। हर द्वार पे जाकर वो नॉक करता है और रोटी मांग के खाता है। कुछ देर वहां बैठता है, फिर चला जाता है। और चलो, ये तो कुत्ता है, कुत्तों में कम देखी जाती है ऐसी वृत्ति, गाय में बहुत देखी जाती है। गाय में जो है, हाँ, वो जो उस कुत्ते की विशेषता है कि वो ऊपर चढ़ जाएगा, सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ जाएगा और नॉक करेगा दरवाजा। कुछ गाय होते हैं, जिन लोगों ने पेट्स पाले हैं, वो कई बार ऐसा फील करते हैं कि हमारी फीलिंग से जो जानवर हैं या हमारे जो पेट्स हैं, उनकी फीलिंग बहुत डिफरेंट नहीं है। वो भी आहार निद्रा भय मैथुन में ही है और हम भी आहार निद्रा भय मैथुन में ही हैं। और अगर शारीरिक बनावट की जहां तक बात है, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात है, तो उसमें भी डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो कोरोना का टेस्ट पहले चूहों पर और फिर बंदरों पर क्यों किया जाता? अब चूहा तो बहुत छोटा सा प्राणी है, मनुष्य कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कैनल्स हैं, वो सब मनुष्य से मिलते जुलते हैं। और वो भी आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा हुआ है और मनुष्य भी। तो इस कारण से यह जो विषय है कि हम क्या मनुष्य योनि में ही हम रहेंगे या त्रेता युग में, जरूरी नहीं कि हम मनुष्य, हो सकता है कि हम वृक्षों की योनि में हो सकता है कि हम पशुओं की योनि में हो। राजा जड़ भरत जो है वो चले गए थे मृग की योनि में। राजा नहुष को श्राप मिल गया और सर्प की योनि में चला गया। ऐसी कथाएं आती हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम दूसरे योनि में भी जा सकते हैं? तो हमारी डिजायर्स, हमारी अपूर्ण कामनाएं, आहार निद्रा भय मैथुन, और ये कामनाएं अगर पशु योनि में जाके क्यों नहीं पूरी हो सकती हैं? हो सकती हैं। तो वहां जाने से अगर होंगी तो हम उस ओर भी जाना शुरू कर देते हैं।
तो यह कोई बाध्य नहीं है, यह तो निर्भर करता है व्यक्ति की कामनाओं इच्छाओं में कि दूसरे योनि में भी जा सकता है। ठीक है, तो हमें यह समझना है, जब हम पूरी बात को समझेंगे तो यह बात भी हमें समझ में आएगी। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम तो मनुष्य हैं, वो पशु है। अरे, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू एनिमल किंगडम। किसी बायोलॉजिस्ट से पूछो, क्या उसने मनुष्य को अलग कैटेगराइज किया है क्या? नहीं, दे बिलोंग टू एनिमल किंगडम भाई। और क्यों? सारे जीव एनिमल किंगडम में नहीं होते। जैसे मशरूम है, मशरूम डू नॉट बिलोंग टू एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और फिर एनिमल्स में भी अलग अलग तरह के लोग, वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट, मैमल्स, कई तरह के डिफरेंट कैटेगरीज हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है। लेकिन जो ये जानवर हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, इनका जो फिजिकल सिस्टम है वो मनुष्य के समान ही है। पक्षी भी हैं, उनमें भी सिस्टम उसी प्रकार का चल रहा होता है लगभग। उनके भी 4 लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं। अब उनके जो 4 लिम्स होते हैं पक्षियों के, वो पंख के रूप में डेवलप हो जाते हैं। पंख के रूप में, मतलब कि ये जो 2 हाथ हैं, 4 लिम्स इनको बोलते हैं, तो यही पंख का रूप धारण कर लेते हैं पक्षियों के संदर्भ में। ठीक है, तो उनके शरीर की बनावट, वो भी मुंह से खाते हैं, उनका भी एसोफेगस होता है, डाइजेस्टिव कैनल होता है, सिस्टम होता है, पेट में खाना जाता है, आंतों में जाता है, उनका भी होता है। उनको भी संतान उत्पत्ति करनी होती है, मैथुन क्रिया करनी होती है, उन्हें भी भोजन करना होता है, सोना होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उनका भी होता है। और मनुष्य जब पाश्विक वृत्तियों में रहेगा तो पशु योनि में क्यों नहीं जाएगा? इतना अंतर है मनुष्य और पशुओं में। मनुष्य के अंदर बुद्धि बल है, संकल्प की शक्ति है, इच्छा शक्ति, विल पावर है, कुछ विशेष है, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर है, कुछ विशेष, कुछ डिफरेंट वे में है, कुछ अलग है, कुछ बेहतर है। नहीं तो जरूरतें तो उसकी भी वही हैं जो जानवरों की हैं। मनुष्य की भी वही जरूरतें हैं, वही नीड्स हैं जो एनिमल्स की हैं। मनुष्य उन्हें अलग ढंग से फुलफिल करता है, फर्क इतना है। लेकिन अगर आप कर्म देखोगे तो मनुष्य के भी कर्म पशु समान ही हैं। उसकी भी डिजायर्स और उसकी भी नीड एनिमल्स की तरह ही है, जानवरों की भांति ही है। लेकिन उसकी फुलफिलमेंट करने में वो अलग हिसाब से करता है, बुद्धि लगाकर, भोजन को पकाकर खाता है, स्पाइसेस डाल के खाता है, मसाला डालकर स्वादिष्ट बनाकर खाएगा, कपड़े पहनेगा, तो बड़े हिसाब से। तो मनुष्य कैलकुलेटिव है, तो इस कारण से। लेकिन वो डिजायर्स तो उसकी भी वही है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदमी के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर भी है। तो वही डिजायर्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन अलग ढंग से कर रहा है। पशु पक्षी भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, वो भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, वो भी कर रहे हैं। आप कहोगे कि भाई फिजिक्स मनुष्य को आती है, जानवरों के पास पहले ये धारणा थी कि ओनली ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल। बहुत गलत धारणा थी। आज के नवीन वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। चींटियां भी बड़ी सोशल होती हैं, कुत्ते बहुत सोशल होते हैं, शायद आदमी से भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं कि कुत्ता अपनी गली में, कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। क्योंकि अगर दूसरे गली का कुत्ता अगर घुस जाए उसकी गली में तो सब मिलके मारते हैं उसको। झगड़े होते हैं कुत्तों के अपने अपने गली की। आप कहते हो पॉलिटिक्स, राजनीति आदमी करता है, नहीं, जानवरों में भी पॉलिटिक्स चलती है। और वैज्ञानिक अब मानते हैं कि नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल। कभी आप चले जाओ उत्तर प्रदेश, बरेली चले जाओ, हाथरस घूम लो, एक तहसील है यूपी के अंदर खैर, वहां घूम लो, ये हाथरस के पास ही है। तो
अलीगढ़ के पास है। वहां आप जाओगे तो इतने बंदर, अब पता नहीं क्या है, मैं 10 12 15 साल पहले कभी वहां गया था, तो इतने बंदर इतने बंदर इतने मंकीज की पूछो मत। जितने आदमी उतने बंदर भी शायद रहते होंगे वहां पर। और वो बंदर गोल बनाकर वो घूमते हैं, ग्रुप में घूमते हैं, और उनका लीडर होता है जो सबसे आगे आगे चलता है। पॉलिटिक्स चलती है, जानवरों में भी राजनीति चलती है, उनके अंदर भी सोशल बिहेवियर होता है। अगर सोशल बिहेवियर जानवरों का नहीं होता तो वो कभी मनुष्य के मित्र नहीं बनते। मनुष्य के मित्र कभी नहीं बनते अगर उनके अंदर सोशल बिहेवियर नहीं होता। तो ये मत कहो कि ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, नहीं, जानवरों में भी सामाजिकता होती है, वो भी अपना समाज सोसाइटी मेंटेन करते हैं। बस मनुष्य में विशेष क्या है? योग ही विशेष है, मोक्ष की कामना ही विशेष है, और मोक्ष के लिए प्रयास करना ही मनुष्यता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेत पशुभी न रमान धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मेन ही न पशुभी समाना। धर्म से हीन सभी पशु हैं। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशुओं में भी समान रूप से है, जो कि मनुष्य में भी है। जिसके अंदर धर्म ही अधिक है, धर्म ही विशेष है, वही मनुष्य है, बाकी सब तो पशु समान ही है। तो इसलिए मनुष्यता की पहचान बताई गई। मनुष्य कौन है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन, मनुष्य, मनुर्भव वेदों ने हमारे समझाया, तो इसीलिए समझा। तो हमें यह पहले यह समझना है। तो इसलिए मनुष्य आप तभी बनते हैं जब आप योग मार्गी बनते हैं, सही मायनों में। और संसार में मनुष्यों की बहुत कमी है। आप कहोगे इतनी जनसंख्या 125 करोड़ तो अकेले इस देश की जनसंख्या हो रखी है। नहीं, मनुष्यों की भारी कमी है। और जो ये धर्म वरम, जो रिलीजन वगैरह जो है ना, ये सब जो है बस राजनीति करने के हथकंडे हैं। कुछ लोगों के लिए जो राजनेता होते हैं ना, रिलीजन इज ए पॉलिटिकल टूल फॉर रिलीजियस पीपल, फॉर पॉलिटिकल पीपल, सॉरी, रिलीजन इज ए पॉलिटिकल टूल फॉर पॉलिटिकल पीपल। तो लोगों को गुलाम बनाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया, गॉड। सबको गॉड का गुलाम बनाओ, बाइबल का गुलाम बना दो, किताब के गुलाम बना दो सबको। मानो मेरी बात, एक आइडियोलॉजिकल ट्रैपिंग दे दो, ठीक है। फिर उसमें जो है लोग फंस जाते हैं, और मैं सच्चा वाला देशभक्त हूं, और मैं सच्चा वाला हूं। ये सब खेल चलता है, अनेकों खेल चलते हैं, और लोग जो है, आम जनता इसे नहीं समझती है, युवा इसे नहीं समझता है। जब उसका काफी समय बीत जाता है, जब प्रकृति के डंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं और काफी समय बीत जाता है, तो उसको लगता है कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। मैंने काफी समय नेताओं के पीछे बिता दिया, काफी समय अपना विकास करने के बजाय मैंने जो है दूसरों पर अपना ध्यान दिया, दूसरी बातों पर ध्यान दिया। आजकल एक सिस्टम चलता, मैं कई बार सोचता हूं इस पर कभी वीडियो लाऊं, बेरोजगारी के ऊपर। हालांकि यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन चलिए आज बोलते हुए मुझे ध्यान आ गया तो मैं बोलूं कि कई बार लोग ये दावा करते हैं कि भाई देश में बहुत बेरोजगारी फैल गई है। चलिए इस बात को हम थोड़ा सा निष्पक्ष होकर सोचते हैं, निष्पक्ष होकर सोचते हैं। हो सकता है कि सरकार जो है लोगों को बेरोजगार रख रही हो, और रखती भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर रोजगार नहीं देगी तो बेचारे लोग भूखे मरेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि आज ये लोकतंत्र है, आज सरकारें बनती हैं, आप रोजगार ढूंढते हो। लेकिन एक समय था जब राजतंत्र हुआ करता था, राजाओं का तंत्र हुआ करता था, तब लोगों को रोजगार कौन दिया करता था? तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट कौन दिया करता था? कि राजा देते थे, राजा अपने हिसाब से देते थे। राजतंत्र है भाई, जितनी जरूरत है उतना देंगे, नहीं जरूरत है नहीं देंगे। और एक बात यहां पर यह आती है कि रोजगार होना चाहिए, आपके पास रोजगार होना चाहिए। इस बात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है, किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर है,
कभी हम थोड़ा सा तार्किक रूप से इन सब विषयों में कभी चिंतन करें, रोजगार हो गया, आरक्षण हो गया, और कौन सी चीज वास्तव में कितना दे रही है। हाँ, लोग, कई बार लोग जो है अनावश्यक रूप से, कोई बात होती नहीं है लेकिन जबरदस्ती का जुड़ाव बनाकर हम रखते हैं। फिर कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक विद्या का खंडन करते हैं। हमें अपने कर्म पे विश्वास नहीं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं, इसका मतलब यह हो गया। क्योंकि हमें तो सरकार कुछ देगी तो हमें मिलेगा, हमें कर्म से तो मिलेगा ही नहीं। और कई बार युवा कर्म भी नहीं करते हैं। आपको रोजगार मिले, इस बात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपको रोजगार मिले, इस बात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है। आप वैसा कर्म करो कि जिससे कि आपके लिए रोजगार पैदा हो जाए। आप अपने आप को, उतना तो मेहनत करना पड़ेगा, उतना तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन बैठे बैठे सोचोगे कि हमने डिग्री ले ली, अब सरकार हमको नौकरी दे दे। अब यह समस्या है कि लोगों को नौकरी की एक आदत पड़ी हुई है। एक यह भी एक प्रकार की मानसिक गुलामी है कि वो नौकरी ही करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को किसी काम में कैपेबल भी तो बनाओ। नौकरी को लेकर मैंने इतनी दुर्दशा देखी है लोगों के दिमाग में, समाज में की बात नहीं कर रहा हूं, दिमाग में उनकी मानसिक दुर्दशा बड़ी भयानक है। बड़ी भयानक रूप से वो मानसिक दुर्दशा से ग्रस्त हैं। और नौकरी की लालच, आपको फिर आईएएस करना है, सरकारी नौकरी का नशा। और नशा सरकार, ऐसा नहीं कि कोई सरकारी नौकरी लग गया तो बड़े चैन की जिंदगी काट रहा है। अभी यूपीएससी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। दिल्ली के अंदर 3 छात्रों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग कह रहे 9 छात्र मर गए। न्यूज में तो 3 छात्र दिखाए गए, लेकिन जो वहां की जो यूथ है, मुझसे कुछ बात हुई ऐसे मुखर्जी नगर में जो कोचिंग करते हैं लड़के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, 9 लोग मरे हैं, कोई 11 भी बोल दे रहा है। तो मुंह मुंह बातें चल रही है, लेकिन घटना तो घटी है। और बेसमेंट के अंदर बड़े ही असुरक्षित में भाई, जो भी जिसको भी मुखर्जी नगर और कुछ एरिया में तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे घरों को भी कोचिंग सेंटर बना दिया है, हॉस्टल बना दिया है। कोटा में भी यही सब चलता है, और कोटा में भी आत्महत्या करने की। अब क्या है ना कि हमें कोई न्यूज़ तभी समझ में आता है जब सारे मीडिया वाले चिल्लाते हैं, तो हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब हमारे देश में बहुत सारे रेप केसेस हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही रेप केसेस फेमस होती हैं। जब तक मीडिया वाले उसको, हर मीडिया वाला चिल्लाएगा तो लगेगा कि भाई बात, मामला गंभीर है। नहीं तो बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, हमें गंभीरता महसूस नहीं होती। हमें गंभीरता तब महसूस होती है जब मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर आपको सुनाएंगे। तो यह आपकी कमजोरी है कि आप मीडिया के गुलाम हैं। आप किसी विषय को गंभीर तब तक नहीं समझते हैं जब तक मीडिया वाला आपको चिल्ला चिल्ला के ना बताए, और वो तब तक नहीं बताएगा जब तक वो अपना फायदा नहीं देख लेगा। ठीक है, बातों पे पर्दा डाला जाएगा। तो देखो, बातों पे जब पर्दा डाला, अगर मान लीजिए कि मुखर्जी नगर में ऐसी घटनाएं घट गई, बेसमेंट में ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे थे, या बेसमेंट के अंदर जो है इस प्रकार के व्यवस्थाएं नहीं थी, इलीगल बेसमेंट थे, और कई जगह पर दिल्ली में बेसमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इलीगल बेसमेंट से बने हुए हैं, और वहां पर आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो या कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस या प्रोफेशनल, तो आप कर रहे हो, इलीगल कर रहे हो। भैया एक बात बताओ, 4 लोग मरेंगे तभी सरकार जागेगी क्या? तो पर्दा डालने की एक आदत, और समस्या जो है जब तक ज्वालामुखी बनकर ना फट जाए तब तक जो है ये नेता लोग नहीं विचार करते। आज बांग्लादेश में क्या हो गया, नेताजी को भागना पड़ा। आपको क्या लग रहा है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अचानक से हो गया है? नहीं। और आपको क्या लग रहा है कि आज जो बांग्लादेश में जो गृह युद्ध या जो जो चल रहा है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है? पूरी तरह से जिम्मेदार है। ठीक है, मैं राजनीतिक विषयों पर नहीं बोलता हूं, लेकिन इतनी समझ है मुझको, इतिहास पढ़ता हूं। आज बांग्लादेश में जो भी हो रहा है इसके लिए भारत के नेता और भारत की जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं। जो पीछे जो सरकारें रही हैं, चाहे वो
तथाकथित सरकार हो, भाजपा की हो, चाहे उसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, जो भी प्रधानमंत्री रहे हो, किसी को पर्सनल यहां ब्लेम नहीं दिया जा रहा क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है ये। लेकिन बांग्लादेश में जो घटना घट रही है उसकी जिम्मेदार भारत सरकार कैसे हो सकती है, अब आपको कभी सोच नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप सही से पॉलिटिकल घटनाओं की जो जो किस तरह से बांग्लादेश बना, किस तरह से चीजें घटी, कैसे वहां की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी, आप सारी बातें जानोगे तो बहुत लोग आज जो बांग्लादेश में कत्लेआम या फिर जो है ओपन रोड पर हिंसा हो रही है खुल्लम खुल्ला, और हिंदुओं की भी वहां पर बहुत हत्याएं हो रही हैं, तो अगर ये हो रहा है इसके लिए बांग्लादेश की सरकार जिम्मेदार है या भारत सरकार भी जिम्मेदार है? भारत सरकार भी जिम्मेदार है। अनदेखी, जब तक हमें पॉलिटिकल फायदा नहीं दिखाई देगा हम चीजों की अनदेखी कर देंगे, हम उस पर पर्दा डाल देंगे, हम उस पर राख डाल देंगे कि छुपा दो, अभी इसको डिस्कस ही मत करो, अभी इसको रहने ही मत दो। जैसे कि अभी इलेक्शन के पहले बंगाल में एक संदेश खाली नामक जगह है, वहां पर होने वाली बलात्कार की घटनाओं की चर्चा शुरू की गई। क्यों भाई? घटनाएं तो बहुत पहले से घट रही थी, जब इलेक्शन आएगा तभी चर्चा शुरू करोगे क्या? तो ये नेताओं का महापाप है, महापाप, कि जब इलेक्शन आएगा तो मुद्दा बनाने के लिए हम, लेकिन जो घटना घट रही है, जो घटना घट रही है, जिसकी बद्दुआएं आपको लग रही हैं, तो जिन नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बद्दुआएं लगती हैं, श्राप और हाय भी लगता है, चिंता मत करो, तुम पूरी तरह से उखड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। अभी तो एक ट्रेलर मिला है, पूरी तरह से खत्म हो जाओगे अगर ये पर्दा डालने वाला काम करोगे तो। जो समस्या है और जिससे मानवता को कष्ट पहुंच रहा है, और अगर आपकी सरकार है तो आपको चाहिए कि आप जरूरी कदम जो संभव है उठा लीजिए। ये नहीं कि अभी ठोलो, अभी इस मैटर को पर्दा डालो, अभी इस मैटर को छुपा दो, अभी इस मैटर को दबा दो, फिर वही ज्वालामुखी बनकर फटता है, और वही बांग्लादेश में हो रहा है। वही बांग्लादेश में हो रहा है, ज्वालामुखी बनकर फट रहा है। जिन बातों को पर्दा डाला गया, इग्नोर किया गया, वहां की सरकार ने भी, और जो सरकारें जिनके साथ इनके रिश्ते थे, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार को बनाया था इंदिरा गांधी के समय पर भारत सरकार ने, तो एक सीधा, और चारों तरफ से उनकी जो बाउंड्री है चारों तरफ से भारत की सीमा से घिरी हुई है, उनका कोई नेबरिंग कंट्री नहीं है, थोड़ा सा म्यांमार का सीमा लगती है, थोड़ी सी दक्षिणी क्षेत्र में। तो आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, या आज जो दिल्ली में जो छात्र मारे गए, ये सरकारों की अनदेखी का नतीजा है कि आपने जो गलत हो रहा था आप उस पर पर्दा डालते गए। आपने देखा कि छोड़ो, हटाओ, अभी इसको छेड़ेंगे तो पॉलिटिकली इंपैक्ट आएगा, वोट बैंक हमारा कम हो सकता है। नहीं, आपने न्याय नहीं किया। आपके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण है। अब जो अवतारी पुरुष होते हैं उनको कुर्सी की क्या जरूरत भाई, वो तो सिद्ध पुरुष, अपने सिद्धि प्रयोग करो ना। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुर्सी के साथ जुड़े हुए हैं, आप मजबूर हैं कुर्सी के सामने, आप कुर्सी के सामने मजबूर हैं, और आपको कुर्सी मैनेज करने के लिए बहुत सारी बातों पे पर्दा डालना पड़ता है, बहुत सारी बातों को अनदेखा करना पड़ता है, और चिंता मत कीजिए, ज्वालामुखी बन के फूटता है फिर, और इस देश में भी फूटेगा। तो इसलिए अनदेखी करना और नकारात्मक शक्तियों को पलने देना, कि तुम पलते रहो, तुम बढ़ते रहो, शैतानी ताकतों को पलने देना, बढ़ने देना, और पर्दा डालना। अभी पर्दा डालने का थोड़ा सा नतीजा सामने आया है, लेकिन आगे भविष्य में और व्यापक रूप में वो नतीजा सामने आएगा अगर पर्दा डालने वाली प्रवृत्ति खत्म ना हुई तो अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर छात्र जो है कोचिंग सेंटर में डूब के मर गए, बेचारे छात्रों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोचिंग सेंटर में कोई डूब के मरेगा। कोचिंग सेंटर के अंदर पानी घुस गया और उस पानी में डूब गए छात्र, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कल्पना के परे है ये चीज।
क्या ऐसी भी घटना घट सकती है? उन बेचारे छात्रों ने भी कभी नहीं सोचा होगा, कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कोचिंग सेंटर में डूब के, और कोई बाढ़ भी नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने फ्लड डिक्लेयर नहीं किया है। फ्लड डिक्लेयर होता तो इमरजेंसी की स्थिति आ जाती, सारे कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो जाते, जैसे कोरोना टाइम में हो गए थे इमरजेंसी में। तो फ्लड भी नहीं आया, फ्लड भी नहीं आया। तो इन सब विषयों पर थोड़ा बोलना पड़ता है ताकि जागरूकता बढ़े जनता की। क्यों फ्लड नहीं आया? क्यों इलीगल बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन थी? क्यों इस तरह से कोचिंग सेंटर चल रहे थे? जब भी कोई कोचिंग सेंटर चलता है तो उसकी परमिशन ली जाती है, और परमिशन में वो फायर प्रोटेक्टेड है कि नहीं, वाटर प्रोटेक्टेड है कि नहीं, इन सभी बातों, एक जैसे कि कोई होटल चलता है तो होटल को परमिट तभी मिलती है जब तक फायर स्टेशन से परमिट मिल जाए। तो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं और कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी घुस गया है, रोड का पानी ओवरफ्लो होकर घुस गया है, और वहां छात्र डूब के मर रहे हैं। मर गए 9 छात्र। जो वहां ग्राउंड जो छात्र है वो 9 की बात कर रहे हैं, मीडिया 3 की दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली मरे तो जरूर हैं, लेकिन 3 ही मरे होंगे। चलो, मैं दावा नहीं करता कि 9 मरे होंगे, लेकिन कुछ को मानना है कि 9 छात्रों की मृत्यु वहां पर हुई है। तो अब ये घटना एक दिन की अनदेखी में नहीं हुई है ना, ये कई दिनों की अनदेखी में हुई है। हाँ ठीक है, चलो ये छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी कई घटनाओं को सरकारें पर्दा डालती रहती हैं, और ये पर्दा डालना ऐसा भयानक श्राप लगेगा, ऐसी हाय लगेगी कि चिंता मत करो, सब खत्म हो जाएगा। यहां अच्छे से अच्छों की सरकार चली जाती है, अच्छे से अच्छे बर्बाद हो जाते हैं। तो इनडायरेक्टली ऊपर ऊपर से सिर्फ काम करने से नहीं होगा। जब तक ग्राउंड लेवल पर जो मनुष्य बैठा हुआ है, जो इस देश का एक हिंदू बैठा हुआ है, जब तक वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक ऊपर ऊपर सिर्फ राजनीति साधने के लिए समय समय पर इलेक्शन के पहले हमने कोई मुद्दा ला दिया, हम बड़े चालाक बन रहे हैं। लेकिन कभी समझो कि यह प्रकृति कैसे काम करती है। अगर आप इस बात को इग्नोर करते हो कि यह प्रकृति कैसे काम करती है, तो कभी ना कभी यह प्रकृति आपको आड़े हाथ ले लेगी। कभी ना कभी यह प्रकृति आपको आड़े हाथ लेने का मतलब समझते हैं, आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेगी, और आपके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, वहां के सरकार की अनदेखी तो है ही, साथ ही साथ भारत सरकार की बहुत बड़ी अनदेखी है। पर्दा डालते रहते हैं, रोहिंग्या घुसे जा रहे हैं, पर्दा डालते रहेंगे, घटनाएं घटी जा रही हैं, पर्दा डालते रहेंगे। ठीक है, अब कई बार जो नेता लोग हैं, अपना इमेज, मैं देवता स्वरूप हूं, इसलिए कभी रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा पढ़नी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर उसमें लिखते हैं कि जो देवता सदृश दिखता है वही कमरे में गलत हुक्म लिखता है। मुझे पूरी लाइन, पूरी कविता याद नहीं है, लेकिन पहले कभी मैंने इसी चैनल पे सुनाया था। परशुराम की प्रतीक्षा, नेताओं के ऊपर उन्होंने पूरी कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। ये नेता अवार्ड के चक्कर में मैं देवता की तरह देखूं, मेरा इमेज देवता जैसी बनी रहे। कभी कभी मैं भगवान कृष्ण के जीवन को देखता हूं सामान्य मनुष्य की तरह, लोग भगवान बनाकर उनको छोटा कर देते हैं। कृष्ण से बड़ा क्रांतिकारी व्यक्तित्व तो हुआ ही नहीं आज तक। कृष्ण से बड़ा क्रांतिकारी व्यक्तित्व तो हुआ ही नहीं कोई। तो भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, परम योगी, सिद्ध योगी है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन उनका कर्म कैसा, वो चिंता नहीं करते कि तुम क्या बोलोगे। अगर जनता के लिए जरूरी है कि मैं रन छोड़ के भाग जाऊं, तो वो रन छोड़ के भागते हैं। रन करना जरूरी तो रन करते हैं, लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, इमेज के लिए नहीं कि मेरी इमेज देवता जैसी बनी रहे, मैं बड़ा देवता स्वरूप हूं। और हम लोग हैं कि हम अवतारी और देवता ढूंढते रहते हैं। इसलिए मैं उन दार्शनिकों को श्रेष्ठ मानता हूं, आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने कभी भी अवतारवाद की पैरवी नहीं की। इनके दर्शन में, इनके विचारों में कहीं पर भी अवतारवाद आपको नहीं मिलने वाला, या उसको प्रोत्साहन नहीं दिया।
हाँ, और भगवान भी नहीं कहते कि मैं कोई आखिरी अवतार हो, आखिरी अवतार कभी नहीं होता। जब जब धर्म की हानि होगी अवतार आएंगे। लेकिन भारतीय समाज कई बार लगता है कि किसी अवतार का इंतजार करता है। हम यहां बैठे रहेंगे और अवतार, अरे तुम ही अवतार हो भाई, सबसे पहले अवतार तुम स्वयं हो। यह ब्रह्म सर्वव्यापी है, जीवो ब्रह्म है मना पर, तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो। तुम कहो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। नहीं तो हम जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं अवतारों के ऊपर। तो ये अंधविश्वासी, अंधभक्त जो हिंदू हैं और अनपढ़, जिन्होंने शास्त्रों का सही अध्ययन भी नहीं किया, इधर उधर के प्रवचन सुन लिए हैं और बाबा लोगों ने उनको अवतारवाद में फंसा दिया है। ठीक है, तो इसलिए शंकराचार्य की विचारधारा तो कहीं भी किसी को अवतारवाद में नहीं फंसाती, वो तो खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है। विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में ही आदि गुरु शंकराचार्य साफ साफ लिखते हैं, साफ साफ कहते हैं, अगर तुम अपने कल्याण की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कोई गुरु तुम्हारा कल्याण नहीं करने वाला। हां, गुरु सहायक है, चलना तो तुम्हें है ना, गुरु सेतु के रूप में है, यहां से उस पार तुम्हें ले जाएगा, लेकिन चलना तुम्ही को पड़ेगा। तुम्हें इससे तुम्हें पार लगना है, उस पार तुम्हें जाना है, ये तुम्हें ही निर्णय लेना पड़ेगा, फिर गुरु तुम्हारी सहायता कर सकता है। लेकिन जब तुम्हारा ही निर्णय नहीं है तो कोई गुरु तुम्हें क्या चुटकी बजा के मोक्ष दे देगा क्या? आजकल लोग कहते हैं गुरु जी चुटकी बजाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से हम भी फंसते हैं, हमको भी ऐसे ही गुरु जी चाहिए जो चुटकी बजाए और सब कुछ मिल जाए, कोई जीवन में दुखी ना आए। तो कई बार हम इस तरह से चीजें हम कर लेते हैं, सोच लेते हैं। तो इसीलिए आज जो भी हो रहा है पूरे विश्व के इतिहास में, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो अनदेखी का नतीजा है, अनदेखी का नतीजा है। अब आपको बता दें, विश्व के सबसे शांत देशों में बांग्लादेश का नाम आया करता था। अब उसके कारण वहां के प्रधानमंत्री को थोड़ी अवार्ड मिल जाया करते थे, अलग अलग देशों में इज्जत मिल जाया करती थी। अब वो अवार्ड, वो इज्जत, वो इमेज के लिए आपने कई बातों को छुपा दिया, दबा दिया। और यहां की सरकार ने, भारत सरकार, जो सब जानती थी कि बांग्लादेश के कोने कोने में क्या हो रहा है, सब जानती थी, सब पता था क्या खेल चल रहा है, लेकिन फिर भी पर्दा डालने का काम चलता रहा। तो अनदेखी, सही समय पर सही कदम ना उठाना, सही समय पर सही हस्तक्षेप ना करना, अनदेखी करना। जो आज जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो ताकतवर देश हैं, वो बड़ी ही पारखी नजर रखती हैं अपने शत्रुओं पर, पैनी नजर रखती है कि कहां क्या चल रहा है और कौन हमारे विरोध में खड़ा हो रहा है। बहुत उसकी एक्शन नहीं लगेंगे, लेकिन ट्रैकिंग हमेशा चलती रहेगी, क्या कर रहे हैं। और जहां लगेगा कि यहां पर एक्शन लेना जरूरी है, वो पीछे नहीं रहते, वही शक्तिशाली देश के रूप में उभरते हैं और वहीं पर कुछ हो पाता है। यहां पर तो अंदर के लोग ही कई बार वो हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अनदेखी करना, अपनी इमेज को बनाए रखने के चक्कर में कई बार, अब गांधी या फिर कोई बहुत बड़े नेता हुए, कई बड़े बड़े नरसंहारों की अनदेखी हुई, मालाबार के अंदर, बंगाल के अंदर, केरला में मालाबार में बहुत बड़ा जिहाद हुआ, लाशों की पहाड़ बना दी गई। वीर सावरकर ने उसके ऊपर पुस्तक भी लिख दी, लेकिन सरकारों ने, जो पावरफुल लीडर्स थे, उन सब ने अनदेखी की, सबने कवर अप करने का कोशिश किया। तो ऐसी बात नहीं है, आज भी कई नेता हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही डिप्लोमेटिक समझ लेते हैं, ज्यादा ही विवेकी समझ लेते हैं, और जो है वो कई बातों की अनदेखी कर जाते हैं, पर्दा डाल देते हैं, और जनता आंख बंद करके चाहती है कि भाई हम ऐसा करें। समय है, समय और प्रकृति बहुत ताकतवर होती है, और वो ऐसे लोगों को जिसकी आवश्यकता है उसे जन्म दे देती है, ला देती है। तो इसलिए हम अपने कर्म पे विश्वास करें, अपना कर्म करें ना। तो इसलिए चाणक्य की एक बड़ी सुंदर कहानी आती है, आपने जरूर सुना होगा, चाणक्य के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा या थोड़ा भी टीवी सीरियल देखा होगा तो सुना होगा कि एक बार क्या हुआ कि
बबूल का या कांटे का एक पेड़ था। चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि तुम इसे काट दो, इसे खत्म कर दो, इसे नष्ट कर दो। ये कंटक है, ये कांटा है और ये दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, इसे खत्म करो। अब खत्म करना हिंसात्मक कार्य है, लेकिन ये हिंसा तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये निरपराधों को, बेकार जो निरपराध है उनको कष्ट पहुंचाएगा, तो इसलिए तुम इसे उखाड़ के फेंक दो। चंद्रगुप्त ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। बचपन था, चंद्रगुप्त उस समय छोटा था, नया नया गुरु की शरण में आया था, नया नया गुरु की शरण में आया था। और चाणक्य जैसे गुरु जिन्होंने अखंड भारत की स्थापना की, यूनान से लेकर कहते हैं कि आज का जो सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, वहां तक का जो क्षेत्र था वो भारतीय सम्राटों के प्रभाव में रहता था, उनके अधीन रहता था। बहुत बड़ा एरिया है, लगभग आधी दुनिया है अपने आप में, जहां पर भारतीय मौर्य सम्राटों ने अपना प्रभाव जमा कर रखा, बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहा। तो ये आचार्य चाणक्य की रणनीति, उनकी कूटनीति थी। लेकिन वो एक बहुत बड़े योगी भी थे, बहुत बड़े नहीं, सिद्ध योगी थे। तो चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त से कहा कि तुमने उखाड़ दिया? जी हां, उखाड़ दिया। वो देखने गए कि उखाड़ दिया, अब थोड़ी सी जड़ बाकी थी, तो वो उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं उखड़ रहा था, नहीं उखड़ रहा था। तो चाणक्य वहां पर गए कि भाई ये क्यों नहीं उखड़ रहा है, इसको भी उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये दोबारा पनप उठेगा। उसने कहा, गुरुदेव अभी तो मैंने उखाड़ दिया है, दोबारा जब ये पनपेगा, जब ये दोबारा वृक्ष बनेगा तो दोबारा उखाड़ दूंगा। तो गुरुजी ने कहा, यही काम रह गया है क्या? समस्या को पूरी तरह से खत्म करो, और अगर तुम्हारे बल से खत्म नहीं होता तो बुद्धि से खत्म करो, लेकिन समस्या की अनदेखी मत करो, पर्दा मत डालो उसके ऊपर। चाणक्य ने कहा कि जाओ छाछ लेकर आओ। छाछ मंगवाई और छाछ उसकी जड़ों पर डाल दिया और कहा कि बस कुछ देर में चींटियां आएंगी और सारी जड़ों को चट कर जाएंगी, फिर देखना ये समूल नष्ट हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा दृष्टिकोण चाणक्य रखते थे, तब जाकर अखंड भारत का निर्माण हुआ था, तब जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में अखंड भारत स्थापित हुआ था। और सिकंदर के जितने भी सेनापति दूत थे सब भाग गए थे। तब जाकर सम्राट अशोक, जिसके बारे में रशिया के भी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, अशोक का इतिहास रशिया, चाइना और कई अलग जगहों पे पढ़ाया जाता है, तब जाकर इतना सशक्त, जो ऐसे होते हैं लोग, जो ऐसे नेता होते हैं जिनकी नजर ऐसी होती है और समस्या को कैसे समूल नष्ट करना है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, जरूरी नहीं कि तलवार उठाएं, वो उसको नष्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो नेता पर्दा डालते हैं, अनदेखी करते हैं कि चलो अभी तो ये वृक्ष नहीं बना है ना, अभी तो जड़ ही तो है, अभी तो थोड़ा सा है, अभी तो छोटा सा है, चलो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी इस मैटर को ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो ज्वालामुखी बन के फटता है। वो कब वृक्ष बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और तब जो है कोई फिर प्रधानमंत्री भागता है अपनी जान बचाकर। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हमारे देश के नेता भी कई समस्याओं पे पर्दा डालने पे लगे हुए हैं, अनदेखी करने पर लगे हुए हैं, और एक दिन भुगतेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी झलक अभी भी नहीं मिली है, तो आने वाले भविष्य में बहुत बुरी तरह से भुगतेंगे। तो इसलिए यह जो विषय है, समस्या को वहीं समाप्त करो, समस्या को वहीं खत्म करो, उस पर पर्दा मत डालो, उसकी अनदेखी मत करो, या तो उसकी अपनी पैनी नजर में रखो कि सिर उठाएगा तो वहीं कुचल देंगे। और यह बात ऐसी नहीं है कि यह बात एक, अब चाणक्य ऐसे क्यों थे? क्योंकि यह योगी प्रवृत्ति है। योगी अपनी वृत्तियों पर नजर रखते हैं कि मेरी वृत्तियां मुझ पर किस तरह से हावी हो रही हैं, इनको कैसे नियंत्रण में रखना है, कैसे इनको पकड़ना है, कैसे इनको स्थिर रखना है, किस प्रकार से डील करना है। वो बड़ी ही पैनी नजर, इसे अब योग शास्त्र में तो ये लिखा भी हुआ है कि योगी को ऐसा ही होना चाहिए। मन में चलने वाली हर एक हरकत को योगी साक्षी भाव से देखता है। हर एक हरकत, कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे संस्कार हावी हो रहे हैं, सब हरकत को देखता है और उसे अपने कंट्रोल में रखता है। और जब लगे कि कोई अनावश्यक विचार या अनावश्यक वृत्ति जो कि बिल्कुल
ही संभालने लायक नहीं है, उसको वो उठने देता, उसी समय उसकी गर्दन दबा देता है, खत्म करो इसको। मेरे मन में ये आना ही नहीं चाहिए। हाँ, कुछ चलेगा, प्रकृति का दबाव है तो कुछ चलेगा, तो कुछ को वो चलने देगा, उसका मैनेजमेंट कर लेता है, नहीं तो कुछ को तो बिल्कुल खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तभी कोई योगी बनता है। और इसीलिए योगियों के द्वारा यह निर्मित राष्ट्र है, योगियों के द्वारा यह निर्मित राष्ट्र है। और वैसा दृष्टिकोण, समस्या को उस ढंग से आगे बढ़ने ही मत दो, लेकिन बढ़ने दिया गया, बढ़ने दिया गया, तभी आज ये बांग्लादेश में हो रहा है। समस्याओं की अनदेखी की गई, इसीलिए 3 छात्र जो बेचारे कभी सोचे भी नहीं हो, कोचिंग सेंटर में कोई डूब के मरता है क्या? कोचिंग सेंटर में कोई डूब के मरता है क्या? तो इसीलिए यह जो है एक एक इंसाइट है, हम सामाजिक रूप से भी इन बातों को समझें और हम विचार करें, तभी जाकर देश में परिवर्तन आएगा, तभी जाकर समाज में परिवर्तन आएगा। नहीं तो बहुत सारी समस्याएं हमें झेलनी है आगे चलकर। अगर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, अपनी स्पष्टवादिता नहीं दिखाई, तो फिर जो है यह समस्याएं, अनेकों समस्याएं इस देश की जनता को भी झेलनी है, आगे भी झेलनी है। चलिए, तो इसलिए जो है कई घटनाएं घट रही हैं हमारे आसपास और उससे देश प्रभावित होता है। ठीक है, लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर बांग्लादेश में आज जो घटना घटी है, इसकी अनदेखी भारत सरकार के द्वारा हुई है और होते रही है, इसलिए हुई है। अगर भारत सरकार अनदेखी नहीं करता तो यह घटना भी नहीं घटती। सिर्फ वहां की सरकार को इल्जाम दे देने से काम नहीं चलेगा। अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, कनेक्शंस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगी बात। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ, हालांकि चलिए राजनीतिक विषय है, मैं ये नहीं कहता कि मैं राजनीतिविद हूं, मैं जितना पढ़ता हूं या जितना देखता हूं उसी के आधार पे बोलता हूं, और बहुत कम पढ़ता हूं राजनीतिक विषयों में। लेकिन फिर भी एक समय पर मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, पूरे विश्व इतिहास का अध्ययन किया। एक टाइम पर ऐसा अंदर से एक जगह कि पढ़ा जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ा जाए, वर्ल्ड वार के इतिहास को पढ़ा जाए, तो पढ़ते रहे। और उस समय पढ़ाई का माहौल था, कंपटीशंस की तैयारियां लोग करते हैं, तो मैं इसलिए भी पढ़ लिया कि चलो हम भी एग्ज़ाम दे देंगे कभी कुछ, तो वो भी उद्देश्य था। लेकिन बहुत कम ही समय मैं इन सब चीज़ों को दे पाया। उसके बाद मैं खुद ही आध्यात्मिक अनुसंधान में, जीवन के अनुसंधान में, वास्तव में आध्यात्मिक अनुसंधान का अर्थ है जीवन को समझना। जीवन क्या है? जब आप जीवन को समझने निकलेंगे तो अध्यात्म से अपने आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि अध्यात्म के बिना हमारा जीवन है ही नहीं। तो जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। चलिए, तो इसी के साथ में हम विराम की ओर चलेंगे। आप और कोर्सेज हैं, आप भी मैनेजमेंट सीखिए, लाइफ मैनेजमेंट। ये जो कोर्सेज हैं, आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग का कोर्स 20 अगस्त। ध्यान योग क्या है? लाइफ मैनेजमेंट है। ध्यान योग का कोर्स आपके लाइफ को मैनेज करने, कुछ समय ऐसा निकालो कि बिल्कुल शून्य की अवस्था में जाओ। ध्यान योग आपको शून्य की अवस्था में ले जाता है, आपके हार्मोनल सिस्टम को डेवलप कर देता है। अभी पीछे एक महिला फॉलोअर है, उन्होंने फोन करके कहा कि सर, मैंने जब से ध्यान योग मैं कर रही हूं, मेरी कई दवाइयां छूट गई, मुझे उन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है अब। मैंने कहा कि मैंने कोई चमत्कार नहीं कर दिया इसमें, ये बड़ी ही प्राकृतिक सी क्रिया है। अगर आप सही से ध्यान योग करेंगे तो ये परिणाम आएंगे। अब ये कैसे, अब थोड़ा सा समय कम है तो मैं इस विषय का विस्तार नहीं करूंगा अभी। तो ध्यान योग, लेकिन आगे मैं इस विषय पर वीडियो ले आऊंगा, ठीक है? तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे लाभ हमारे जीवन में मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान योग से दवाइयां छूट सकती हैं कि नहीं। इसी प्रकार से जितने भी कोर्सेज मैं लाता हूं, लोग बहुत तरह की मैनेजमेंट करते हैं। अपने लाइफ को मैनेज करो, अपने माइंड का मैनेजमेंट सीखो, विचारों का मैनेजमेंट सीखो। तो ध्यान योग मैनेजमेंट कोर्स ही है, ठीक है? ध्यान योग मैनेजमेंट कोर्स ही है। प्राकृतिक चिकित्सा भी मैनेजमेंट कोर्स है। मैनेजमेंट दृष्टिकोण से इसको करना होता है, और उतना ही करना होता है जितना आवश्यक। अनावश्यक रूप से कुछ भी करेंगे नुकसान पहुंचेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है, यह भी उसी तरह से है। और फिर हाँ,
दर्शन का कोर्स नॉलेज के लिए है, लेकिन नॉलेज से भी तो मैनेजमेंट ही होता है। आप जानिए कि भारतीय दार्शनिकों ने क्या कहा है, या फिर जो है आपको वेस्टर्न फिलोसोफर, पाश्चात्य जर्मन फिलोसोफर्स हुए हैं बहुत सारे, उन्होंने क्या बातें समझाई हैं, क्या कही हैं, उन सबको हम समझे, एक इंसाइट मिलता है, जीवन बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, और पूरे विश्व में जो विचारधारा घूमी है उसका एक नॉलेज हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार के थॉट्स चले हैं आपको नॉलेज हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नॉलेज इससे हमें प्राप्त होता है। स्वरयोग, स्वरयोग का कोर्स 2 सितंबर से शुरू होगा। यह तो बहुत बड़ा लाइफ मैनेजमेंट है, इसमें तो लिखा है ब्रीथ मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट, ब्रीदिंग मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ब्रीदिंग मैनेजमेंट जो है वो लाइफ मैनेजमेंट है। फिर लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है, ब्रीदिंग मैनेजमेंट हमारी सहायता करती है। इसी प्रकार से एस्ट्रो एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अग्निमय बुध नामक ग्रंथ प्राप्त करना चाहते हैं, अमेजन पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, मीशो पर भी अवेलेबल है, आप इसको वहां से भी खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम विचारों को विराम देंगे और आपके कमेंट्स भी हम देखेंगे। तो अमन कक्कर जी, बहुत अभिनंदन है आपका, अनुज सिंह जी, संतोष कुमार जी, ए.के. त्यागी जी, फैक्टास्टिक जी, दीपक शर्मा, व्यास सिंह जी, ज्ञानेंद्र भाटी, शिखर शर्मा जी, ब्रजेश पांडे जी। कैवल्य और मोक्ष में क्या अंतर है? कोई विशेष अंतर नहीं है। लय, कैवल्य एक लय है, मोक्ष ही होता है कैवल्य से भी, शाब्दिक अंतर है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। मुकेश प्रसाद जी, रतन सिंह जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है, श्वेता राय सिन्हा जी, नथु सिंह जी, माधुरी कोल्हे जी, चितरंजन बरुआ जी, मोस्ट वेलकम। विनोद कुमार सूद जी, पुष्पा शर्मा जी, रमेश यादव जी, चंद्रभान सिंह जी, कुमाराराम चौहान जी, घनश्याम सरोदे जी, सविता नायक जी, मना भाई ठाकुर जी, शर्मा मनोज जी, रामविलास जी, सीताराम माली, पोष प्रकाश शर्मा, बिमला शाह, कमलेश खैरनर जी, दया रानी जी, योगेश खैरनर जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रभुदत्त शर्मा, राजूपाल जी, दीपक शर्मा जी, गुरु जी भगवान कार्तिकेय का जन्म योग से हुआ था, ये तरीका भगवान शिव माँ पार्वती के अलावा क्या किसी और ने भी योग से जन्म लिया है? ऐसा गुरु गोरखनाथ का जन्म भी माना जाता है, योग बल से हुआ था। ऐसा किस प्रकार हो सकता है, और क्या उसमें भी ये 5 विकार, कृपया बताएं। देखो, शरीर धारण कर रहे हैं, प्रकृति के वशीभूत, तो 5 विकार तो रहेंगे, उन पर नियंत्रण रहेगा, योगी हैं, सिद्ध हैं, तो उन पर नियंत्रण रहेगा उनका संयम रहेगा, लेकिन रहेंगे। बाबूलाल साहू जी, कालेंद्र सेठ जी, राम निवास शर्मा जी, ममता शर्मा जी, राठौड़ विक्रम भाई जी, कुंदन पेन जी, प्रिंस वाईटी, ओम तत्सत, नीति सिन्हा जी, क्या नेम क्या है भाई? क्या भूत तामसिक लोगों को परेशान करते हैं या सात्विक लोगों को? तामसिक को ही ज़्यादा परेशान करते हैं। अब इसमें ये एक अलग बात हो जाती है, तामसिक को ज़्यादा परेशान करेंगे कि सात्विक को? तामसिक को संभावनाएं अधिक है परेशान करने की, बिल्कुल संभावनाएं अधिक है, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। संजय सिंह काथट जी, तो संभावनाएं तामसिक को ही परेशान करने की अधिक हैं, सात्विक को भी कर सकते हैं परेशान। बात यह है कि देखो, तीनों गुण सब में है, बस गुणों की प्रधानता हो जाती है, किसी में सतोगुण अधिक हो जाएगा, किसी में तमोगुण अधिक हो जाएगा, लेकिन होता तो तीनों ही गुण है। लेकिन अगर आप गुणों के आधार पर ही उत्तर जानना चाहते हैं
तो तामसिक को ही परेशान करने की संभावना अधिक रहेगी। तमोगुण का आधार लेकर ही करेंगे ऐसा। चलिए, तो यह सब बातें हम समझ लें, और लेकिन कर सकते हैं सात्विक को भी, ऐसा नहीं कि सात्विक को नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम विचारों को यहां विराम देंगे, और कल फिर हम मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। जरूर आध्यात्मिक सामाजिक चर्चाओं को लेकर हम उपस्थित होंगे। कल फिर हम यहां पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।